आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पे स्वागत है। तो मेरे चैनल पे जो भी PYQ है, BPSC हो, उत्तर प्रदेश PCS हो, RO ARO हो, तो उसका अपना हैंड रिटन के साथ अच्छे से एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया गया है। तो कृपया आप जाकर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बने हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। और PDF आने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रू विक्ट्री मार्क PDF लिखेंगे तो आ जाएगा। तो 2024 PCS जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन इसको प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दूसरा रिपोर्ट है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, इसको तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको प्रकाशित करता है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, IMF। ठीक। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन प्रकाशित करता है। और नेक्स्ट इसका है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये सही सुमेलित है जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब कुछ और अन्य रिपोर्ट हैं उसको देखते हैं। जैसे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट है, ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, इसको इसलिए गया है क्योंकि इंटरनेट का आजकल बहुत यूज है। तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट एक्सेस नाउ, जो डिजिटल अधिकार समूह का एक संस्था है एक्सेस नाउ, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जलवायु जोखिम सूचकांक, ये जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित की जाती है। और अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में 2025 में भारत की रैंक 14वें नंबर पे है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम अनुसार इसको बताना है जो सरकार की प्रमुख योजनाएं थी। भारत का प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये आई थी 1993 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में आई थी। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2 दिसंबर 2001 को आई थी, वैम्बे। ठीक। तो इसका हमारा क्रम के अनुसार हो गया ना, 93, 95, 2000, 2001। तो ये 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं हम इसमें। तो जवाहर रोजगार योजना ये शुरू की गई थी 1989-90 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो अधिनियम बना मनरेगा एक्ट, ये 2006 में शुरू की गई। और इसका नाम शुरू में नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ, तो 15 अगस्त 2008 को। तो इसमें क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में चल रही थी और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
1995 में चल रही थी, तो इन दोनों को मिला के समर्ज कर दिया गया और बनाया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से। ठीक, अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, इन दोनों का शुरुआत होती है 15 जुलाई 2015 को। ठीक, और प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को शुरू होती है। अब कौशल विकास योजना, तो इसमें अब प्रवासियों के लिए शुरू की गई प्रवासी कौशल विकास योजना 30 जनवरी 2017 से, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 शुरू की गई थी। ठीक, अब देखते हैं गरीब कल्याण रोजगार योजना जून 2020, कोरोना के टाइम ये आया था, गरीब कल्याण रोजगार योजना। ठीक, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी मई 2020 में। स्वावलंबनी कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 7 फरवरी 2025 को मेघालय और असम की जो भी महिलाएं थी उनके लिए। ठीक, तो ये कौन जारी किया था स्वावलंबनी कार्यक्रम योजना, तो ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा। ठीक, स्वावलंबनी कार्यक्रम योजना। एक चीज आपने देखा इसमें कि जो भी योजनाएं रोजगार से रिलेटेड है, ये एक ट्रिक है या इसको आप समझ सकते हैं, आप खुद भी इसको समझदार है कि 2014 के बाद कोई भी रोजगार नाम से कोई भी योजनाएं नहीं आई है। इसको आप खुद भी सर्च करके देखिएगा। ठीक है, इसमें बस एक नाम आया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो जून 2020 में आई थी कोरोना के टाइम। ठीक, लेकिन जब 2014 के बाद कुछ भी आप देखेंगे तो कौशल विकास, ठीक है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, यही सब आई है। लेकिन 2014 से पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब रोजगार शब्द से बनकर आया हुआ है। तो इस ट्रिक को आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्री और पुस्तक के बारे में कुछ इसमें। तो मेडल, जो कुणाल मेडल थे, इनकी पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, ये कुणाल मेडल की पुस्तक का नाम था। और हिर्समैन की पुस्तक का नाम था द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका स्ट्रेटेजी थी कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने एक असंतुलित विकास मॉडल दिया था हिर्समैन, जिनकी पुस्तक द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो उसी स्ट्रेटेजी के तहत इन्होंने असंतुलित विकास मॉडल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट थे अर्थशास्त्री हैं कार्डर, इनकी जो है पुस्तक का नाम है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स काम करते हैं कि इस फैक्टर्स पे काम करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बहुत फेमस पुस्तक है और एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री और पुस्तकों का जो है सुमेलित है। अब कुछ अलग देखते हैं। प्रोफेसर रोस्टो की पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रोफेसर रोस्टो की ये पुस्तक है। और BH वेडन पावेल की पुस्तक का नाम क्या है, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 PCS का। तो शहर दिया था और योजनाएं बनाए जाने की अवधि दी थी। तो कांचीपुरम ये बहुत प्राचीन शहर था, तो उसी टाइम इसकी योजनाएं बनी थी, इसको मैचिंग करना था, तो इसका प्राचीन काल हो गया। जैसलमेर ये सब मुगल काल, जो मध्यकाल था इस टाइम ये था, तो ये मध्यकाल का ये शहर हो गया।
कोडाई कनाल, कोडाई कनाल जो है इसमें जो भी ब्रिटिश, फ्रेंच, डच आए थे तो यहाँ अपनी फैक्ट्री वगैरह बनाए थे, तो ये औपनिवेशिक काल का हो गया, यानी कि ब्रिटिश टाइम का हो गया कोडाई कनाल। ठीक, और भिलाई, तो भिलाई का डेवलपमेंट कब हुआ? स्वतंत्रता काल में, यानी कि आफ्टर स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि यहीं पे स्टील प्लांट बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट, तो ये कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन में दिया था विश्व बैंक, आईएमएफ, तो ये नहीं करता है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी नहीं करता है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मान विकास पहल ओपीएचआई ये करता है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी करता है। तो ये एमपीआई कब से शुरू की गई है? तो एमपीआई 2010 से शुरू की गई है। ठीक, तो इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी द्वारा 1990 में प्रकाशित की गई थी, जो मजहूल हक थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, और इंडिया के जो सेन थे, एसएन सेन अर्थशास्त्री, उनके द्वारा। ठीक, तो सर्वप्रथम 130 देशों की 1990 में मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसमें भारत की रैंक थी 94। 1990 में भारत की रैंक क्या थी? 194 थी, 94। कितने देशों में? तो 130 देशों में। 2025 में कितनी है? तो 130 रैंक है इंडिया की। कितने देशों में? तो 193 देशों में। ठीक, तो एसडीआई में 3 चीज मेजर करते हैं, क्या क्या? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय का सूचकांक। ठीक, अब क्या हुआ कि 1990 के बाद 2010 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उसमें 3 नए सूचकांक और सम्मिलित किए गए। कौन कौन? तो वो है, पहला असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोलते हैं IHDI। ठीक, और दूसरा था रिपोर्ट लिंग असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और तीसरा था जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, जिसका हम अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से 2010 के बाद 3 एसडीआई में सूचकांक जो है प्रकाशित होने लगे। ठीक, और हमारे चैनल पर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर टाइप करेंगे ट्रू विक्ट्री मार्क पीडीएफ, तो आ जाएगा। ठीक है, चैनल, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2016 में। जल जीवन मिशन, अगस्त 2019, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किला से इसकी घोषणा की थी कि जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री योजना जो योजना है ये एलपीजी कनेक्शन से है, जिसका मई 2016 में बलिया डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है इसमें केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, 1986 में ही हो गई थी। किसका? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की। ठीक, इसके बाद कुछ और योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसकी शुरुआत 2001 में शुरू हुई थी। ग्रामीण भंडारण योजना 2002 से शुरू हुई थी। एक योजना बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, हरियाली योजना, जो क्या है कि जैसे वाटर मैनेजमेंट करना है और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना था, तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। और एपीजे अब्दुल कलाम की एक योजना
थी रूरल डेवलपमेंट को, PURA पूरा, ये भी 2003 में ही शुरू की गई थी। इनका मतलब था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही अर्बन जो सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, शिक्षा, रोजगार, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में ही दिया जाए, न कि शहर में दिया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम का वो व्यू था, जिसको हम पूरा स्कीम से लॉन्च किया गया था 2003 में। ठीक, एक नया स्कीम है, मतलब कि जल आपूर्ति कार्यक्रम, जैसे हमें स्वच्छ जल पीने के लिए, तो वो सबसे पहले शुरुआत की गई थी 1972-73 में। तो त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1972-73 में। ठीक, उसके बाद वो स्कीम फेल हुआ, तो कुछ काम हुए, तो उसके बाद आए राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इसकी शुरुआत 1986 में हुई। फिर 1991 में आया राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, 1991। इसके बाद जल जीवन मिशन शुरू हुआ 15 अगस्त 2019 को। तो ये सब पेयजल से संबंधित कार्यक्रम था, स्कीम था। ठीक, अब देखते हैं भारत निर्माण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2005 से होती है, भारत निर्माण कार्यक्रम की, और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 से इसकी शुरुआत होती है। एक उज्ज्वला योजना आता है, जो वुमेन ट्रैफिकिंग या महिलाओं की जो है देख रेख सुरक्षा के लिए, वो स्कीम का नाम भी उज्ज्वला था। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है, उज्ज्वला उज्ज्वला करके। ठीक, तो इसका 4 दिसंबर 2007 को ही शुरुआत हुई थी। ठीक, और जो एलपीजी कनेक्शन वाला है उसका 2016 से शुरुआत हुई थी। ठीक, अब एक कार्यक्रम आता है ग्रामीण सड़क विकास योजना विजन 2025। इसकी शुरुआत होती है 23 मई 2007 को। और एक आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 2001 को होती है। तो ये है विजन। ठीक है, यानी कि 2025 तक सभी ग्रामीण सड़क डेवलप कर लिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 23 मई 2007 को ही हुई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो स्कीम्स हैं, इससे रिलेटेड कम से कम 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, काल क्रमानुसार बताना था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजना 2015 में शुरू होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में होती है। और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 22 नवंबर 2017 को होती है। अब इसको बंद कर दिया गया है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। अब ये मिशन शक्ति, जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, उसके अंतर्गत मिशन शक्ति शुरू की गई है। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लाभार्थी का योगदान। पहला है स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें क्या होता था, लाभार्थी से 55 रुपया से 200 रुपया के मध्य पर माह काटा जाता था उसके बैंक अकाउंट से, श्रम योगी मानधन योजना में। ठीक, ताकि वो बाद में पेंशन के रूप में उसको मिले। इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2019 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो 436 रुपया पर वर्ष इसमें देना था। ठीक है, इसको सुमेलित करना है, तो ऐसे सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। इसमें क्या है कि जो भी कम आय वाले लोग हैं, उनको एक्सीडेंटल बीमा 2 लाख तक का देने का प्रावधान था। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी इसी दिन शुरू हुई थी, 9 मई 2015 को ही। ठीक, और इसमें था कि 20 रुपया प्रति वर्ष इसमें प्रीमियम काटता था। तो इसमें डेथ होने पर 2 लाख का पैसा मिलता था। ठीक, अब अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को होती है। तो इसमें क्या है कि
जो भी लाभार्थी या हितकारी हैं वो जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर 1,000 रुपया हर महीने अपना जमा कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आफ्टर 60 साल के बाद होने पर पेंशन मिलेगा। कोई 500 रुपये जमा करता है, कोई 400 जमा करता है, तो उसी के हिसाब से ये मिलेगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2015 को। तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था योजना और कितना योगदान दे रहा है लाभार्थी वही, तो ये सब सम्मिलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के स्तर, ये है हमारा कथन। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकास, विकास का मतलब हुआ कि आपका समग्र विकास होना। ठीक, अच्छा जीवन स्तर हो गया, अच्छे से रह रहे हैं, तो ये आपका विकास कहेंगे। और कारण में कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो विकास की पर्याप्त माप नहीं है। यानी कि अगर आय बढ़ रहा है, खर्चा नहीं कर रहे हैं अपने जीवन स्तर पर, तो इसको हम क्या कहेंगे कि पर्याप्त विकास की माप नहीं है। आय बढ़ने से थोड़ी हो जाएगा कि आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा से खाना खा रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विकास के बारे में दोनों कथन आपस में रिलेट है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रम बताना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। ICDS बोलते हैं इसको। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी 1999 में शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा एक्ट है 2006 में आया था। ठीक, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से सबके खाते खुले थे। ठीक, और एक नया है प्रधानमंत्री मानधन योजना, ये 12 सितंबर 2019 शुरू हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में शुरू हुई थी उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो बेसिक शिक्षा सम्मिलित थी, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य ये भी सम्मिलित था, ग्रामीण सड़कें, आवास ये भी सम्मिलित था, लेकिन लघु उद्योग नहीं था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना नहीं लागू की गई थी। ठीक है, और एक है आदर्श जलाशय योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्कीम है। इसमें था कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक मुख्य जलाशय हो और उसमें स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए। इसको लागू हुई थी 15 फरवरी 2006 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताना है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो जो इंडियन इकोनॉमी है अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, ना तो ये डेवलपिंग है और ना ही डेवलप्ड कंट्री है। ऐसे 2047 तक टारगेट है कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि जब शुरू में जब 1950 के बाद ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर और जो है गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का वर्चस्व, यानी कि दोनों कार्य करे अपने अपने क्षेत्र में, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहे। ठीक है, और जेमकिंस अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो ये रॉन्ग है, जेमकिंस नहीं है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है, तो केवल ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है राष्ट्रीय मुद्रा वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है, उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं? कि राष्ट्रीय मुद्रा जो अपना इंडियन करेंसी है वो डॉलर जो है उसके अनुसार चेंज करना। यानी कि जो भी अब क्या है, डॉलर की मांग ज्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से अपना भी रुपया बढ़ता है घटता है। यानी कि अभी क्या हो गया है, $1 लगभग 86 रुपये के आसपास है। ठीक, लगभग 1947 में एक डॉलर
1 रुपये के आसपास था। तो ये क्या हुआ कि 1993 मार्च 1993 में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसी टाइम हुआ कि अब इंडिया भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी कि अपनी मुद्रा रुपया और बाकी विदेशी डॉलर, पाउंड, इसमें जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखा जाएगा। क्यों फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये विदेशी मुद्रा के जो भी मांग और उसके सप्लाई पर निर्भर करेगा। इससे पहले क्या था? तो 1993 से पहले भारत में मैनेज्ड फ्लोट जो है एक्सचेंज रेट था, यानी कि आरबीआई निर्धारित करती थी कि $1 बराबर 60 रुपया होगा या 50 रुपया होगा। लेकिन 1993 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म आया तो उसमें ये महत्वपूर्ण यही घटक था कि उस टाइम एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडिया भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाए, यानी कि जो भी विदेशी मुद्रा है डॉलर, उसके जो भी मांग और आपूर्ति होगी उसी के ऊपर ही भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया भी बढ़ेगा या घटेगा। तो इसीलिए आप सुनते हैं कि $1 बराबर इतना हो गया, 86 रुपया हुआ, 85 रुपया हुआ, तो उसी पे निर्भर करता है। ठीक, कारण है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित होती है। नहीं, पहले होती थी 1993 से पहले जब मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट था तब। लेकिन 1993 के बाद जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हुआ है तो इसको केंद्रीय बैंक निर्धारित नहीं करती है। ये निर्धारित हमारा इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, एफडीआई करेगा, पूंजी प्रवाह कितना हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता है या स्टेबिलिटी है, ब्याज दर हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, इस पे विदेशी मुद्रा की मांग निर्भर करती है। ठीक है, और जब विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति निर्भर करेगी उस पे राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि रुपया भी डिपेंड करेगा। तो ये तीन चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा, रुपया, विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति और जो है ये व्यापार पूंजी प्रवाह, ये सब फैक्टर। ठीक है, अगर व्यापार ज्यादा हो रहे हैं, पूंजी प्रवाह एफडीआई ज्यादा हो रही है, मुद्रास्फीति, तो क्या होगा कि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी, उसी तरह से हमारी मुद्रा जो है और जो है उसका भी जो है $1 में 85 रुपये 86 रुपये रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भारत में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सबको जो है लेन देन का, बैंकिंग क्षेत्र का सबको समझ होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाया जा सकता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया जा सकता है और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेने की भी जो है व्यवस्था, यानी कि कोई भी बैंक है जैसे एसबीआई बैंक है, प्राइवेट बैंक हो गए एचडीएफसी वगैरह, तो उनका भी है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और शाखाएं खोलें, वहां पे भी लोगों के अपने अकाउंट खुलवाएं, लोन दें और बाकी जो भी लेन देन है वो करें। तो ये सब भारतीय मतलब इंडिया में वित्तीय समावेशन का ये सब क्या हो गया, कार्य हो गए। अब इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन देखते हैं, तो ये 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो इनका भंडारी जो समिति थे उन्हीं के आधार पे इसका गठन किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक, अब देखते हैं कुछ बैंक से रिलेटेड फैक्ट। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन था? इसमें वो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 को हुई।
अब भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था? तो भारतीय द्वारा संचालित बैंक, तो इसमें कुछ विदेशी लोग भी होंगे, ठीक। तो भारतीय द्वारा संचालित बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था, और जो पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था ये पंजाब नेशनल बैंक था, ठीक है, 1894। अब क्या हुआ, इसमें शुरू में सीमा देयता के आधार पर जो लिमिट, जो लायबिलिटी होती है उसके आधार पर 1860 में एक अधिनियम द्वारा इलाहाबाद बैंक की स्थापना की जाती है। 1865 ईस्वी में अलायंस ऑफ शिमला बैंक 1881 में, ठीक है, और अवध कमर्शियल बैंक भी 1881 में इसकी स्थापना की जाती है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद शुरू में ही, सबसे शुरू में 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बनाए गए, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों को जोड़ के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बाद में एसबीआई बना, ठीक है। तो एडी गोरवाल समिति 1952 में कहे कि अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई बना दिया जाए। तो इन्हीं के कहने पे अब एसबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। कब? तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण होता है। लेकिन अब ये पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये सहकारी बैंक के बारे में एक पूछता है क्वेश्चन कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर की बैंक है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक, नाम से तो लगता है कि केंद्र स्तर पर होगा, लेकिन नहीं, ये जिला स्तर का सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक। जैसे राज्य सहकारी बैंक होता है तो राज्य स्तर पर होता है, और जिला पे उसका नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक नाम है, ठीक है। प्राथमिक ऋण समितियां ग्राम स्तर पर होती है। तो ये सहकारी बैंक के 3 लेवल पे बैंकों का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1964 को होती है, ठीक। 1976 से आरबीआई से ये अलग हो जाती है। जब 1964 में आरबीआई बना था तो आरबीआई के अंदर में था, ठीक। नेक्स्ट बैंक देखते हैं, भारतीय लघु विकास बैंक सीडबी बैंक। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1990 को होती है। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछता है बहुत बार, इसका हेडक्वार्टर सीडबी का कहाँ है, तो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। एक था राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी 9 जुलाई 1988 को हुई थी, ठीक। और भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को होती है। अब नाबार्ड भी 82 में होती है, लेकिन 12 जुलाई 1982 को होती है नाबार्ड की स्थापना। बहुत बार ये पूछा जाता है किस समिति के आधार पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना, तो बी शिवरामन समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब ये किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा की गई, तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1981 में इसका नाबार्ड की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब होती है, तो 2007 में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में आता है, ठीक। इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में, मिशन के बारे में नहीं। जो 2007 में आता था वो मिशन था, लेकिन बीपीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2024 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछा गया। पहला स्टेटमेंट है 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या विस्तारित होगी। तो हाँ, इसके अंदर में इतने लोग आते हैं, लगभग 82-85 करोड़ है, ठीक। अब इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, हाँ, क्योंकि इसके अंतर्गत ही मिड डे मील ये सब योजनाएं चलती है, ठीक। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह
5 जुलाई 2010 को लागू हुआ था, तो नहीं, 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 5 जुलाई 2010 नहीं, 2013 को लागू हुआ था। ये 5 जुलाई 2013 को लागू हो गई थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लेकिन सितंबर में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने बाद प्रेसिडेंट इसको एसेंट किए थे, साइन किए थे, तब जाके ये पूर्ण रूप से अधिनियम बना था, लेकिन लागू हो गई थी 5 जुलाई 2013। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक पर भी 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। ठीक, तो कथन है मानव विकास सूचकांक एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। तो मानव विकास सूचकांक में भी होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इनकम, इन पे ध्यान दिया जाता है, और एसडीजी में 17 गोल होते हैं, तो उनमें भी स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, ठीक है, इस पे ध्यान दिया गया है। तो दोनों क्या है, सकारात्मक संबंध है ही। एसडीआई में जो 3 उसमें कंपोनेंट है और एसडीजी के 17 कंपोनेंट है, इन्हीं पे तो काम किया जा रहा है कि राज्यों का डेवलपमेंट हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, तो दोनों में सकारात्मक संबंध है ही। तो हमारा ये कथन क्या हुआ, सही हुआ। ठीक, अब कारण कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो एसडीजी में तो स्वास्थ्य शिक्षा दिया ही गया है, क्योंकि स्वास्थ्य 3 नंबर पे है, शिक्षा 4 नंबर पे है, तो ये भी हमारा कारण भी सही है, यानी कि दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देखते हैं जो एसडीजी से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, सतत विकास लक्ष्यों से है। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 17 जो सभी देशों के लिए टारगेट दिया गया लक्ष्यों को कि आप 2030 तक पूरा करें। तो पहला था लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, जीरो पॉवर्टी रखना है, पूरा विश्व से गरीबी खत्म कर दो। दूसरा है कि भूखमरी समाप्त कर दो, जीरो हंगर। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सबको बढ़िया से स्वास्थ्य रहना चाहिए, तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। 5वें नंबर पे है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। 6वें नंबर पे है स्वच्छ जल और स्वच्छता। इसी के अंतर्गत 6वें जो हमारा गोल है, इसी के अंतर्गत जो स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और जो है स्वच्छता मिशन, ये सब शुरू की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि 1 नंबर गोल पे क्या है, 5 नंबर पे क्या है, या मैचिंग में दे देगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे गरीबी उन्मूलन, दूसरे नंबर पे भूखमरी, तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य, चौथे नंबर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वें पे समानता, क्या, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। तो 5वां और 10वां याद कर ले, क्योंकि 10वां भी असमानता को कम करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी करना है। इसमें जेंडर इक्वालिटी करना है, इसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी। रिड्यूस इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि सबके पास कुछ पैसा हो, ये नहीं कि एक ही लोग के पास पैसा हो। ठीक है, तो ये हो गया, 6 तक हो गए। 7वां में क्या है, सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, सोलर, ये सब 7वें गोल के अंतर्गत आ रहा है। 8वें में अच्छा कार्य आर्थिक विकास, 9वां में उद्योग, 10वां तो बता ही दिए असमानता, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11वां टिकाऊ शहर, स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत आएगा। 12वां में उपभोग उत्पादन। 13वां बहुत बार पूछता है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्य किस में आता है, क्लाइमेट एक्शन, तो 13 नंबर पे आता है। और 2, 14, 15 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। 14 माने पानी के नीचे के जीवन के बारे में, और 15 माने भूमि पर जीवन के बारे में। पहले पानी 14 नंबर, जैसे मछली हो गए, कोरल्स हो गए, उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक, और 15 नंबर भूमि पर जीवन, बाकी जो होते हैं शेर, चीता, ये सब बाकी सभी लोग हो गए। ठीक, और 16 और 17 क्या कह रहा है कि शांति, न्याय सब जगह होना चाहिए भाई।
ठीक। और 17 नंबर का है भागीदारी करेंगे, पार्टनरशिप, तभी तो ये 16वां गोल प्राप्त होगा। तो सभी देशों की इसमें भागीदारी होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है स्वच्छ ऊर्जा 7 नंबर पर कार्य कर रहे हैं, भारत पूरा सोलर पैनल लगा रहा है। अब बाकी दूसरी कंट्री आस पड़ोस वाले कहेंगे हम कोयले जला के पूरा प्रदूषण फैलाएं, तो कोई भागीदारी हुआ नहीं तो फायदा होगा नहीं। आप स्वच्छता फैलाएं, दूसरे लोग वो कर लें। ठीक है, तो इस तरह से SDG का गोल्स हुए, आप याद भी हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो होता है, नेशनल जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, तो क्या हुआ कि जो एक ट्रिप्स संस्था है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, 1994 में बनी थी। तो इसी का अनुसरण करने के लिए कि जैसे एडिसन बल्ब बनाया, तो बल्ब बनाया तो ऐसा है कि उसको जान लेगा, बाकी लोग भी बनाने लग ही जाएगा। तो भाई उसकी भी तो कुछ बौद्धिक क्षमता का कुछ संरक्षण होना चाहिए। तो उसी के कुछ संरक्षण के लिए ये सब आई थी कानून, ताकि अगर हम कुछ नया चीज इन्वेंशन कर रहे हैं, जैसे बुक है, कोई बुक छप रही है और उसका फोटो का भी सब बेचने लगे, तो भी कॉपीराइट्स के अंदर आएगा, तो भी रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है। ठीक है, तो भारत में इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2016 12 मई 2016 में इसको अपनाया गया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को। ठीक, तो पहले इस नीति में क्या है कि यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कानून बने हैं उसको ये तो लागू करेगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ। दूसरा है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को विनिमय करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। यानी कि जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है ये भारत के अंतर्गत देखता है। ठीक है, कि हमको इस चीज का हम बनाए हैं, तो भाई ये हमको इसका भाई वो देना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है हमारा ये। ठीक है, तो इस चीज को बताया गया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टू विक्ट्री मार्क। और ये उत्तर प्रदेश PCS का जो भी PYQ है 2024 से पहले, तो उसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो कृपया जाकर वहां से आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टू विक्ट्री मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।